तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ अक्ल की करामात। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उस समय मगध में राजा नंद का राज्य था। राजा नंद बहुत पराक्रमी राजा था। वह अभिमानी भी बहुत था। उसका राज्य बहुत दूर दूर तक फैला था। चाणक्य राजा नंद का प्रधानमंत्री था। वह बहुत बुद्धिमान और कुशल राजनीतिज्ञ था। राजा नंद के बेटों को चाणक्य अपने आश्रम में शस्त्र विद्या की शिक्षा देता था। उसी आश्रम में चंद्रगुप्त नाम का एक विधवा का पुत्र भी पढ़ता था। राजा नंद के बेटे उसका बहुत अपमान करते थे। अरे देखो, यह भी शस्त्र विद्या सीखकर राजकुमार बनना चाहता है। भाग्य किसी को भी राजा और रंक बना सकता है महानंद। पहले अपनी माँ से कहकर एक घोड़ा तो खरीद ले। किसी दिन एक नहीं सैकड़ों घोड़े होंगे मेरे पास। एक दिन राजा नंद के दरबार में एक आदमी मोम का एक शेर पिंजरे में बंद करके लाया। आगंतुक, इस पिंजरे में यह शेर क्यों है? महाराज, इस पिंजरे से जो कोई दरवाजा खुले बिना इस मोम के शेर को बाहर निकाल देगा वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा। दरबार के सभी लोग सोचने लगे, लेकिन किसी के कुछ समझ में नहीं आया। यह तो असंभव है। अरे इसको तलवार से काट कर निकाल दो। नहीं, ऐसे बाहर नहीं निकल सकता। पिंजरा बारीक जाली का है, भला इसमें तलवार पहुंचेगी कैसे? चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त भी दरबार में बैठा हुआ था। वह आसन से उठकर राजा के पास पहुंचा। महाराज, मैं इस पिंजरे को खोले बिना शेर को बाहर निकाल सकता हूँ। अरे तुम तो अभी बहुत छोटे दिखाई देते हो, तुम में इतनी शक्ति? इसमें शक्ति की नहीं महाराज, बुद्धि की आवश्यकता है। पिंजरे के पास पहुंचकर चंद्रगुप्त ने एक मशाल जलाई और उसे पिंजरे के चारों तरफ घुमाने लगा। कुछ ही देर में शेर पिघले हुए मोम के रूप में पिंजरे से बाहर था। शाबाश, सचमुच तुम बुद्धिमान हो, हम तुम्हें पुरस्कार देंगे। महाराज की जय हो, मैं तो आपका दास हूँ। राजा नंद के बेटों से चंद्रगुप्त का इतना सम्मान देखा न गया। उन्होंने अपने पिता से कुछ कहा और राजा नंद ने तुरंत ही अपना निर्णय बदल दिया। बंदी बना लो इस नवयुवक को और बंदीगृह में बंद कर दो। चुप, लेकिन मेरा कोई अपराध? चुप रहो, तुम राजकुमारी की बराबरी करते हो। चाणक्य अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। राजानंद, यह अन्याय है और मैं यह अन्याय कभी नहीं होने दूंगा। इस राज्य में वही होगा जो हम चाहेंगे। कोई हमारे राजकुमारों की बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे अभिमानी और बुद्धिमान राजा को सबक सिखाना ही होगा, लेकिन अभी उसके लिए उपयुक्त समय नहीं है। तुरंत ही दो सैनिक चंद्रगुप्त को बंदीगृह की ओर ले गए। दूसरे दिन राज दरबार में एक सैनिक एक सूचना लेकर आया। महाराज की जय हो। महाराज, नगर के बाहर गांव में एक भयंकर शेर बहुत से लोगों को मार कर खा चुका है। लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं। ओह, आज ही हम अपने सैनिक भेजकर उस शेर को मरवा देते हैं। सेनापति वीर सिंह कुछ सैनिकों को भेजकर इस दुष्ट शेर को मारकर लोगों को भय से मुक्त किया जाए। जो आज्ञा महाराज, मैं स्वयं ही इस शेर को मारने के लिए जाता हूँ। अगले दिन प्रातः ही कुछ सैनिकों के साथ सेनापति ने जंगल की तरफ प्रस्थान कर दिया। जंगल में पहुंचकर शेर की तलाश में सुबह से शाम हो गई, लेकिन अरे यहाँ शेर तो क्या, उसकी परछाई भी नहीं दिखाई दे रही। लगता है सरकार आपको दूर से देखकर ही वह डर कर भाग गया होगा। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। आखिर हम जैसे बहादुरों के सामने वह शेर का बच्चा, लेकिन हम उसका शिकार करके ही लौटेंगे। कुछ सैनिक उधर जाओ, कुछ इधर, और हम वहां जाकर उसे खोजते हैं। सेनापति अकेला ही कुछ दूर निकला था कि तभी झाड़ियों में छिपे शेर ने हमला कर दिया। अरे बचाओ बचाओ, शेर आ गया। कुछ सैनिक वहां दौड़ते हुए आए, मगर तब तक शेर भाग निकला। अरे, शेर ने सेनापति जी को घायल कर दिया। अरे, यह तो बेहोश हो गए, इन्हें जल्दी ले चलो, नहीं तो। सैनिक ने दरबार में आकर महाराज को घटना की सूचना दी। महाराज की जय हो। उस भयंकर शेर ने सेनापति को घायल कर दिया। अरे, तुम एक शेर को नहीं मार सके? दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। राजा नंद ने चाणक्य से कहा, आचार्य, लगता है हम इस शेर को नहीं मार सकेंगे और प्रजा विद्रोह करके हमें राजगद्दी से उतार देगी। नहीं महाराज, एक शेर के लिए आपको इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कल राजकुमारों को भेजकर शेर का अंत करा देता हूँ। अगले दिन राजा नंद के चार राजकुमार शेर का शिकार करने के लिए प्रस्थान करते हैं। अरे,
उस शेर को तो कोई भी मार सकता था, फिर आचार्य ने हमें ही क्यों भेजा? क्योंकि आचार्य हमको इतना बहादुर और बुद्धिमान समझकर विश्वास करते हैं। सारा दिन जंगल में शेर की तलाश में भटकने के बाद शाम हो गई, लेकिन पूरे जंगल में शेर की एक झलक भी दिखाई नहीं पड़ी। लगता है शेर चार बहादुरों को देखकर दूसरे जंगल में भाग गया। नगर की ओर लौटने पर उन्हें एक गांव के बाहर शोर सुनाई दिया। अरे, इस नवयुवक को क्या हुआ? यह युवती क्यों रो रही है? महाराज, मेरे पति को शेर ने मार डाला है, यही मेरे जीवन का सहारा था। चारों राजकुमार ने मिलकर योजना बनाई। लगता है यह शेर बहुत चालाक है, इसलिए बहुत होशियारी से हमला करता है। कोई बात नहीं, हम भी इस शेर को चालाकी से पकड़ेंगे। कल रात को एक बड़ा सा पिंजरा बनाकर जंगल में रखवा देंगे। शेर उस पिंजरे में फंस जाएगा, फिर हम उसको आसानी से मार देंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा, पिंजरे से शेर बच नहीं सकेगा। घने जंगल में एक बड़ा सा पिंजरा रखा गया। इस पिंजरे में थोड़ा सा मांस रख दो। मांस को खाने के लालच में शेर इस पिंजरे में फंस जाएगा। सुबह होने पर शेर उस पिंजरे में अवश्य फंस गया होगा, लेकिन उसमें शेर के बजाय एक भेड़िया आ फंसा था। अरे, शेर कहाँ गया? इस पिंजरे में तो भेड़िया फंसा हुआ है। हमारी सारी मेहनत बेकार गई। हुजूर, इसमें शेर कहाँ से फंसता? शेर कभी मांस नहीं खाता, वह तो अपने आप शिकार करके खाता है। कोई बात नहीं, हम उसे दूसरी तरकीब से पकड़ेंगे। इस बार वह बचकर नहीं निकल सकेगा। इस बार हम उसे गड्ढा खोदकर पकड़ेंगे। शेर उस गड्ढे में अवश्य गिर जाएगा। जंगल में एक गड्ढा खोदकर उसे पतली लकड़ियों और पत्तों से ढक दिया गया। अगले दिन लगता है गड्ढे में अवश्य शेर फंस गया है। ऊपर से लकड़ियां टूटी हुई दिखाई दे रही है। अरे, तुम इस गड्ढे में कहाँ से आ गए? महाराज, जंगल से लकड़ियां काटकर घर आ रहा था कि अचानक इस गड्ढे में गिर पड़ा। अगली रात चारों राजकुमार जंगल में आग जलाकर बैठ गए। आज रात हम जंगल में ही बिताएंगे। शेर हमें खाने यहाँ आएगा और हम बाण मारकर उसका अंत कर देंगे। लेकिन शेर वहाँ नहीं आया। सुबह होने पर कुछ लोग वहाँ आए। सारी रात जागते हुए बीत गई, लेकिन शेर एक बार भी इधर नहीं आया। सरकार, शेर कहाँ? शेर यहाँ आता भी तो कैसे? आपने आग जो जला कर रखी है, आग को देखकर तो शेर दूर से ही भाग जाता है। अगले दिन राजा नंद के दरबार में, क्या तुम लोग भी शेर को नहीं मार सके? मुझे तुम्हारी बहादुरी पर पूरा विश्वास था। चले जाओ मेरे सामने से। महाराज, अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं बंदी चंद्रगुप्त को शेर को मारने के लिए भेज दूं। हाँ हाँ, हमारी आज्ञा है। शेर को अवश्य मारना चाहिए। चाणक्य बंदी गृह में जाकर चंद्रगुप्त से मंत्रणा करता है। चंद्रगुप्त, तुम्हारी परीक्षा का समय है। अपनी बुद्धि और शक्ति से शेर को मार डालो। आचार्य की आज्ञा अवश्य पूरी करूंगा, आप चिंता न करें। चंद्रगुप्त शेर के शिकार के लिए जाता है। मेरे विष बुझे बाणों से शेर एक बार घायल हो गया तो फिर जीवित नहीं बचेगा। रास्ते में उसे राजकुमारों द्वारा खोदा गड्ढा दिखाई दिया। लगता है यह गड्ढा शेर को पकड़ने के लिए खोदा गया था, लेकिन इसमें शेर क्यों नहीं फंसा? शायद राजकुमारों ने गड्ढे के पास किसी बकरी को नहीं बांधा होगा। चंद्रगुप्त ने गड्ढे के ऊपर लटकती पेड़ की डाल से एक बकरी को बांधकर लटका दिया। हाँ, अब उस पेड़ के ऊपर छिप कर बैठ जाता हूँ। बकरी की आवाज़ सुनकर शेर यहाँ आकर गड्ढे में अवश्य गिरेगा। आधी रात को शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। शेर गड्ढे में फंस गया। नीचे उतर कर देखता हूँ। चंद्रगुप्त धनुष संभाल कर नीचे उतरा। अब इसे विषैले बाणों से मार देता हूँ। बाण लगने पर शेर एक बार दहाड़ा और फिर अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिनने लगा। सुबह होने पर राजकुमार वहां आए। अरे चंद्रगुप्त, तुमने शेर को मार दिया, लेकिन यह बात तुम किसी से नहीं कहोगे। हम तुम्हें बहुत सा धन देंगे, लेकिन महाराज ने मुझे शेर को मारने के लिए तुम्हें वही करना होगा जो हम कहते हैं, नहीं तो राज्य से निकलवा देंगे। राजकुमार स्वयं मरे हुए शेर को दरबार में ले आए। महाराज की जय हो, हम इस नरभक्षी शेर को मार कर लाए हैं। शाबाश, तुम बहुत बहादुर हो और बुद्धिमान हो। तुम्हें बहुत पुरस्कार दिया जाएगा। महाराज, आप हमें पुरस्कार देना ही चाहते हैं तो इस शेर को ही दीजिए। हम इसका मांस खाकर शेर की तरह बनना चाहते हैं। तुम इस शेर को ले जा सकते हो।
शाम को राजानंद और राजकुमार भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि ठहरो महाराज, इस शेर का मांस नहीं खाएं। इस शेर को मैंने विषैले बाण से मारा है, इसका विषैला मांस खाने से। यह तुम क्या कह रहे हो चंद्रगुप्त, क्या शेर को तुमने मारा है? हाँ महाराज, अभी किसी कुत्ते को खिलाकर आप इस मांस की परीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, हम अभी परीक्षा करते हैं। एक कुत्ते को लाकर एक मांस का टुकड़ा उसे खिलाया गया। मांस का टुकड़ा खाते ही कुत्ते की जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। अरे, कुत्ता तो मर गया। चंद्रगुप्त, हम तुम्हें मुक्त करते हैं, तुमने हमें मरने से बचा लिया। मैना कहता था महाराज, शक्ति से बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण होती है। तुमने ठीक कहा था चंद्रगुप्त, हम तुम्हारी बुद्धिमत्ता की सचमुच प्रशंसा करते हैं। समाप्त। काजल की कोठरी। यह कहानी उस समय की है जब चंद्रगुप्त अपनी शक्ति और बुद्धिमानी से मगध का सम्राट बन चुका था। मगध के समीप एक छोटी सी रियासत का राजा बलवान सिंह बहुत ही महत्वाकांक्षी था। चंद्रगुप्त मौर्य का एक मामूली सैनिक से मगध सम्राट बनते उसे देखा था। चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार और संपूर्ण भारत तथा निकटवर्ती राज्यों में उसके बढ़ते हुए दबदबे के पीछे जिस महामंत्री का सर्वाधिक योगदान था, वह थे आचार्य चाणक्य। राजनीति के कुलनीति के प्रकांड पंडित चंद्रगुप्त के गुरु बलवान सिंह की धारणा थी कि चंद्रगुप्त को भारत सम्राट बनाने में सिर्फ आचार्य चाणक्य का ही हाथ है। एक दिन बलवान सिंह चाणक्य की कुटिया में पहुंचा। जय हो गुरुदेव, परम पराक्रमी बलवान सिंह की चरण वंदना स्वीकार करें। आयुष्मान भव परम पराक्रमी, कैसे शुभ आगमन हुआ। गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। वत्स, तुम तो परम पराक्रमी हो, तुम्हें मेरी ही क्यों, किसी की भी शिष्य बनने की आवश्यकता नहीं है। और फिर मेरा एक ही शिष्य 1000 शिष्यों पर भारी है। मुझे किसी अन्य को शिष्य बनाने का कोई चाव नहीं है। या आप मेरा अपमान कर रहे हैं गुरुदेव। मैं वीरता में चंद्रगुप्त से कम नहीं हूँ। चंद्रगुप्त साम्राज्य विस्तार के लिए 2 माह से राजधानी से बाहर है, अन्यथा मैं सिद्ध कर देता कि तुम उसके गुणों की तुम बराबरी नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ। यदि आप मुझे अपना शिष्य बना ले तो मैं सम्राट चंद्रगुप्त से कई अधिक योग्य हूँ, किंतु मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाना चाहता, तो फिर मैं भी यहाँ से टलने वाला नहीं हूँ। यहीं आपकी कुटिया की ड्योढ़ी पर सिर पटक पटक कर जान दे दूंगा। मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते, किंतु ऐसा करना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। उठो बलवान सिंह और सुनो, तुम्हारे स्थान पर चंद्रगुप्त होता तो वह कभी सिर पटक कर मरने की बात कहता ही नहीं। वह हिम्मत हारने वाला व्यक्ति नहीं है। मेरे द्वारा मार्गदर्शन न मिलने पर वह अपना रास्ता खुद ही चुन लेता, किंतु मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता। मुझे आप ही रास्ता दिखाइए। मैं चंद्रगुप्त की तरह महान बनना चाहता हूँ। तो सम्राट चंद्रगुप्त के गुणों से प्रेरणा लो। मेरा शिष्य बनकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। चंद्रगुप्त ने यदि तुम्हारी तरह सिर पटक पटक कर जान देने की बात कही होती तो वह गुरु आज्ञा मानकर मेरे कहने के साथ ही ड्योढ़ी पर सिर पटक पटक कर जान दे देता। मुझसे भूल हुई जो मैं जोश में ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचे बोल गया, किंतु यह भूल क्षमा कर मुझे अपना शिष्य बना लीजिए गुरुदेव। मैं महान बनना चाहता हूँ, चंद्रगुप्त से बढ़कर। उठो बलवान सिंह, मेरे पैर छोड़ो। नहीं, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे अपना शिष्य बनाना स्वीकार न कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तुम कल आना, मैं तब तुमसे बात करूंगा। समझा बुझाकर आचार्य चाणक्य ने बलवान सिंह को विदा कर दिया। अगले दिन बलवान सिंह आचार्य चाणक्य की कुटिया में पहुंचा तो चाणक्य वहां न थे। उसके बाद लगातार 7 दिन तक बलवान सिंह ने चाणक्य की कुटिया के चक्कर लगाए, किंतु 8वें दिन ही उसकी मुलाकात चाणक्य से हो गई। आप तो बड़े छली हैं गुरुदेव, झूठ मूठ मुझसे अगले दिन आने को कहकर खुद गायब हो गए। मैं रोज यहाँ आ आकर परेशान होता रहा। ओहो, बहुत परेशानी हुई तुम्हें। खैर ऐसा करो, कल आना, कल मैं ज़रूर मिलूँगा। इस व्यक्ति में विनम्रता एवं शिष्टता लेस मात्र भी नहीं है। नहीं नहीं, अब मैं कल कल पर टलने वाला नहीं हूँ। अब तो आपको मुझे अपना शिष्य बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, तुम बहुत जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ, मगर एक शर्त पर। मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ।
ठीक है, तो तुम नदी किनारे जमीन के अंदर एक कोठरी बनवाओ, जो आज्ञा गुरुदेव। बलवान सिंह ने उसी दिन से नदी किनारे एक भूमिगत कोठरी बनवानी शुरू करवा दी। दिन रात काम करवाकर बलवान सिंह ने कुछ ही दिनों में जमीन के अंदर एक शानदार कोठरी तैयार करवा दी। वाह, कोठरी तैयार हो गई, अब चलता हूँ गुरुदेव के पास। कोठरी देखकर गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे और निसंदेह मुझे अपना शिष्य बना लेंगे। बलवान सिंह चाणक्य के यहाँ पहुँचा। जय हो गुरुदेव, मैंने दिन रात काम करवाकर जमीन के अंदर शानदार कोठरी नदी के किनारे तैयार करवा दी है। चंद्रगुप्त जैसा शिष्य वह मृदुभाषी नहीं है, यह मेरा शिष्य होने योग्य नहीं। चंद्रगुप्त ऐसे में यही कहता कि गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मजदूरों ने दिन रात कड़ी मेहनत करके कोठरी तैयार कर दी है। खैर, इसे अब और कठिन कार्य सौंपता हूँ। आचार्य चाणक्य ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, अब तुम उस कोठरी को काजल से भरवा दो। काजल से? हाँ, और कोठरी को काजल से कैसे भरवाना है यह तुम्हें स्वयं ही सोचना है। जो आज्ञा गुरुदेव। चंद्रगुप्त मुझसे यह निरर्थक आदेश पाकर मुझसे विनम्रतापूर्वक इस आज्ञा का कारण अवश्य पूछता। कोठरी से भरवाने लायक काजल तैयार करवाने के लिए बलवान सिंह ने अपनी रियासत के कारोबार से खूब धन लुटाया। अन्नदाता, यह लीजिए, मैंने दिन रात मेहनत करके 2.5 सेर काजल तैयार किया है। मैंने 1.5 सेर और मैंने 4 सेर। मेरे अलावा कभी किसी ने इतनी मात्रा में काजल नहीं खरीदा होगा। रियासत के हर व्यक्ति को घर में काजल बनाने का आदेश न दिया होता तो कभी मैं कोठरी भर पाने लायक काजल इकट्ठा नहीं कर पाता। और फिर बलवान सिंह ने नदी के किनारे जमीन के अंदर बनवाई कोठरी काजल से भरवा दी। मालिक, कोठरी काजल से भर गई है। यह लो मजदूरों, तुम सब आपस में बांट लो। अगले दिन वह फिर आचार्य चाणक्य के पास पहुंचा। जय हो गुरुदेव, कोठरी को पूरी तरह काजल से भरवा दिया है। उफ, यह निरर्थक कार्य भी क्या इसने सचमुच पूरा कर दिया? पता करना चाहिए। चाणक्य बलवान सिंह के साथ नदी के किनारे पहुंचा। ओह, इसने तो सचमुच ही कोठरी काजल से भरवा दी है। अपनी रियासत का कोषागार इसने इस निरर्थक कार्य में ही खाली कर दिया होगा। यह मूर्ख कदापि मेरा शिष्य बनने लायक नहीं है, किंतु अब इसे अपना शिष्य बनाने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। गुरुदेव, अब तो आपको मुझे अपना शिष्य बनाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ बलवान सिंह, मगर पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रश्न का उत्तर? हाँ। अगर तुम्हारे यह सेवक, क्या नाम है इनका? इसका सामू और यह है हरिया। हाँ, तो तुम्हारे यह दोनों सेवक सामू व हरिया अगर लड़ते लड़ते काजल की कोठरी में जा गिरे तो मैं इन दोनों की टांगें तोड़ दूंगा। गुरुदेव, लड़कर तो देखे यह दोनों, फिर बिना किसी बात के यह लड़ेंगे ही क्यों? हम दोनों तो सगे भाई हैं मालिक, भाइयों में भला कैसी लड़ाई? हम क्यों लड़ेंगे? क्यों सामू? और क्या भैया, बचपन से आज तक कभी हमने लड़ाई हुई है क्या? म- मा, मानता हूँ यह नहीं लड़ेंगे, मगर कल्पना करो कि यह दोनों लड़ते लड़ते काजल की कोठरी में काजल के ढेर ढेर पर जा गिरे। हम्म फिर जब दोनों काजल की कोठरी से बाहर आते हैं तो सामू का सारा बदन काजल से काला हो, जबकि हरिया का बदन बिल्कुल साफ। सामने की नदी है जिसमें दोनों नहा सकते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि बलवान सिंह की नदी में सामू व हरिया में से कौन पहले नहाएगा? यह भी कोई प्रश्न है गुरुदेव? भला साफ सुथरा हरिया क्यों नहाने लगा? काजल की कोठरी में जाकर काला हो गया सामू ही नदी में छलांग लगाएगा? गलत। तुम्हारा उत्तर गलत है बलवान सिंह। पहले नदी में छलांग हरिया ही लगाएगा। क्या? मगर वह क्यों? क्योंकि काजल की कोठरी से निकलकर सामू हरिया को देखेगा और हरिया सामू हरिया को साफ सुथरा देख भ्रम में पड़ जाएगा कि वह भी साफ सुथरा है, जबकि हरिया सामू का काला बदन देखकर यही सोचेगा कि काजल की कोठरी में गिरकर वह भी काला हो गया है, और बदन की काली छुड़ाने के ख्याल से हरिया ही नदी में पहले छलांग लगाएगा। उफ, इतनी जरा सी बात मेरे दिमाग में नहीं आई। मगर गुरुदेव, सिर्फ एक इसी प्रश्न का गलत उत्तर हो जाने पर आप मुझे अपना शिष्य बनाने से इनकार नहीं कर सकते। मुझसे कोई अन्य प्रश्न कीजिए गुरुदेव। ठीक है, कल तुम मेरी कुटिया में आना, अपने इन्हीं दोनों नौकर को ऐसे ही साथ लिए। दूसरा प्रश्न मैं कल ही पूछूंगा। जो आज्ञा गुरुदेव।
अगले दिन जय हो गुरुदेव, बलवान सिंह हाजिर है। आज मैं बादाम की ठंडाई पीकर आ रहा हूँ। दिमाग में तरावट है। आज मैं आपके प्रश्न का सही सही उत्तर देने में अवश्य कामयाब होऊंगा। ठीक है, आज मैं तुमसे दूसरा प्रश्न करता हूँ। तुम्हारे यह दोनों नौकर सामू व हरिया लड़ते हुए काजल की कोठरी में काजल के ढेर में जा गिरते हैं। बलवान सिंह बाहर आने पर सामू का बदन काजल की कालिक से काला हो चुका होता है, जबकि हरिया का बदन साफ सुथरा होता है। यह तो वही प्रश्न है गुरुदेव। नहीं बलवान सिंह, यह दूसरा प्रश्न है। आपकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है गुरुदेव। यह तो वही प्रश्न है। क्यों सामू हरिया, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ मालिक। नहीं, तुम्हें भ्रम हो रहा है। यह दूसरा प्रश्न है। अब तुम्हें उत्तर यह देना है कि सामू व हरिया में से कौन पहले नहाएगा। हरिया ही नहाएगा गुरुदेव। गलत। पहले सामू ही नहाएगा। क्या? मगर वह कैसे? काजल की कोठरी से बाहर आकर सामू हरिया को देखेगा और हरिया सामू को। सामू हरिया को देखकर चकित होगा कि काजल की कोठरी में काजल के ढेर पर गिरकर भी हरिया कैसे साफ सुथरा है। इसी आश्चर्य में डूबा वह स्वयं को भी देखेगा, यह सोचकर कि क्या मैं भी इसकी तरह साफ सुथरा हूँ। यही हाल हरिया का भी होगा। हरिया सामू को देख सोचेगा कि मैं भी काला हो गया हूँ, किंतु यही सोचकर जब वह स्वयं पर नज़र डालेगा अथवा नदी के जल में अपना प्रतिबिंब देखेगा तो वह यही सोचेगा कि अरे, मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा हूँ, मुझे नहाने की क्या ज़रूरत है। उफ, मगर गुरुदेव, कल के प्रश्न का उत्तर कल सही था, किंतु आज वही प्रश्न दोबारा पूछे जाने से तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि आज का उत्तर कल वाला नहीं होगा। आज का उत्तर आज सही है। परंतु मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा बलवान सिंह। कल तुम राज दरबार में आना। राज दरबार में? हाँ, कल मैं तुमसे नया प्रश्न पूछूंगा। यदि कल तुम मेरे प्रश्न का सही सही उत्तर देने में सफल रहे तो मैं तुम्हें अपना शिष्य ही नहीं, संभवतः भारत का सम्राट भी बना दूंगा। किंतु कल तुम बादाम की ठंडाई जरा ठीक से पी कर आना, ताकि दिमाग में अच्छी तरह तरावट रहे, क्योंकि कल तुम्हारा उत्तर गलत हुआ तो शायद तुम्हारा सिर भी धड़ से अलग कर दिया जाए। उफ। आचार्य चाणक्य की कुटिया से प्रस्थान करते हुए बलवान सिंह सोच रहा था। उफ, मैं सोच रहा था कि गुरुदेव की याददाश्त खराब है, किंतु गुरुदेव के प्रश्न व उत्तर ने बुरी तरह उलझा कर रख दिया मुझे। कल गुरुदेव ने कहा था हरिया पहले नहाएगा, आज कहा है सामू पहले नहाएगा। अब इस प्रश्न के दोनों उत्तर तो हो गए। कल गुरुदेव निश्चय ही नया प्रश्न पूछेंगे, किंतु वह प्रश्न क्या होगा? वह रात बलवान सिंह ने बड़ी बेचैनी की अवस्था में काटी। रात भर सो भी नहीं सका। वह क्या पूछेंगे गुरुदेव? मैं उनके प्रश्न को उत्तर न दे सका तो मेरा सिर धड़ से अलग भी करवाया जा सकता है। उफ, किस मूर्खतापूर्ण घड़ी में आचार्य चाणक्य का शिष्य बनने का विचार मेरे दिल में आया। अगले दिन जब बलवान सिंह राज दरबार में पहुंचा तो राज सिंहासन पर सम्राट चंद्रगुप्त विराजमान थे। महाराज की जय हो। आओ बलवान सिंह, कैसे आगमन हुआ? तभी राज दरबार में आचार्य चाणक्य ने प्रवेश किया। यह मुझसे मिलने आया है मौर्य सम्राट, किंतु तुम कब आए? आचार्य को देखते ही चंद्रगुप्त सिंहासन छोड़ उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ आचार्य चाणक्य के चरण स्पर्श करते हुए बोला, रात ही लौटा हूँ गुरुदेव। आपके आशीर्वाद से हर और मौर्य साम्राज्य की विजय ध्वजा फहराने में हमारी सेना को सफलता प्राप्त हुई है। आयुष्मान भव। महामंत्री चाणक्य ने अपना आसन ग्रहण किया और फिर, कैसे हो बलवान सिंह? रात आराम से तो गुजरी? जी गुरुदेव। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी आंखों की लाली बता रही है तुम ठीक से सो भी नहीं पाए हो। जी गुरुदेव, जी नहीं गुरुदेव। घबराओ मत। यदि घबराओगे तो तुम उस प्रश्न का उत्तर कैसे दोगे जो मैं तुमसे पूछने वाला हूँ। मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ गुरुदेव, आप प्रश्न कीजिए। तो सुनो, तुम्हारे यह नौकर सामू व हरिया लड़ते झगड़ते तुम्हारी काजल की कोठरी में जा गिरते हैं। जब वह बाहर निकलते हैं तो सामू काजल से सन कर काला हो रहा था, जबकि हरिया बिल्कुल साफ सुथरा था। मगर गुरुदेव, यह तो बीच में मत बोलो बलवान सिंह। प्रश्न सुनो और सुन कर ध्यान से सोच समझ कर उत्तर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। उफ, आज भी वही प्रश्न? आचार्य चाणक्य ने आगे कहना शुरू किया। सामू काला हो रहा था, जबकि हरिया साफ सुथरा था। निकट ही बहती नदी में नहाने के लिए दोनों में से कौन पहले छलांग लगाएगा? स स सामू।
नहीं नहीं हरिया, नहीं सामू ही नहाएगा। नहीं नहीं हरिया, हरिया ही नदी में पहले नहाएगा। तुम पिछले दोनों उत्तर दोहरा रहे हो बलवान सिंह, और अच्छी तरह सोच कर बताओ दोनों में से कौन पहले नदी में नहाएगा। बलवान सिंह बुरी तरह उलझ गया। उसकी समझ में ना आया कि आज पहले दिन वाले उत्तर को दोहराए या दूसरे दिन वाले को। सामू हरिया, नहीं नहीं सामू ही नहाएगा, नहीं हरिया ही नहाएगा। उफ, आखिरकार दोनों में से कौन सा उत्तर सही है, यह फैसला करने में असफल हो हार कर बलवान सिंह ने कहा, यह सवाल बड़ा उलझाने वाला है गुरुदेव। मैं तो क्या सम्राट चंद्रगुप्त भी इसका उत्तर नहीं दे सकते। बलवान सिंह की धृष्टतापूर्ण बात पर आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और उन्होंने मुड़कर सम्राट चंद्रगुप्त की ओर देखा और बोले, क्यों मौर्य सम्राट, क्या यह बलवान सिंह सही कह रहा है? मेरी अज्ञानता व धृष्टता क्षमा करे गुरुदेव, किंतु संभवतः बलवान सिंह का कहना सही है। दोनों में से कौन पहले नहाएगा यह मैं नहीं बता सकता। क्या? किंतु आप नाराज न हो तो मैं यह कहूँगा कि आपका सवाल ही गलत है। वह कैसे? यह कैसे संभव है गुरुदेव कि दो व्यक्ति लड़ते झगड़ते काजल की कोठरी में काजल के ढेर पर गिरे और उनमें से एक तो बिल्कुल काला हो जाए और एक के बदन पर काजल का कोई दाग भी न लगे। यह एक कहावत है गुरुदेव, काजल की कोठरी में कैसा ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी पे लागी जाए। अतः जहाँ तक मैं समझता हूँ, काजल की कोठरी में काजल के ढेर पर गिरकर दोनों ही व्यक्ति काले हुए बिना नहीं रह सकते। इसलिए पहले या पीछे नहाएंगे या दोनों ही, जो भी पहले नदी पर पहुँच जाएगा वही नहाएगा। शाबाश मौर्य सम्राट, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वास्तव में मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर तो यही है कि यह प्रश्न ही गलत है। बलवान सिंह गलत उत्तरों को ही सही समझता रहा। यह मेरा शिष्य बनने योग्य नहीं है। अतः तुम सैनिकों को आज्ञा दो सम्राट, इसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। इसने मेरा बहुत समय बर्बाद किया है। नहीं, दौड़कर बलवान सिंह सम्राट चंद्रगुप्त के कदमों से लिपट गया और रोने लगा। मुझ पर दया कीजिए महाराज, मैं अज्ञानी मूर्खतावश आपकी बराबरी करने का स्वप्न संजो बैठा था, जबकि मैं तो आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। उठो बलवान सिंह, और अपनी धृष्टता की क्षमा मांगनी है तो आचार्य चाणक्य से मांगो। उनका आदेश तो मैं ठुकरा नहीं सकता, किंतु तुम्हें प्राणदान देने की आचार्य से प्रार्थना अवश्य कर सकता हूँ। बलवान सिंह उठा और निकट ही सिंहासन पर बैठे आचार्य चाणक्य के कदमों से लिपट गया। गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा घमंड चूर चूर हो गया, मुझे प्राणदंड दीजिए गुरुदेव। बलवान सिंह, तुम मेरा शिष्य बनना चाहते थे, निसंदेह तुम्हारे दिल में मेरे लिए अगाध श्रद्धा है। इस श्रद्धा का पुरस्कार तुम्हें मृत्यु दंड के रूप में नहीं मिलेगा। हम तुम्हें अभय दान देते हैं। उठो और सुनो। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ द्वारा शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति भी पतन और विनाश की खाई में गिरता चला जाता है। महान बनने के लिए महान व्यक्तियों के गुणों से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि उनसे ईर्ष्या करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने बलवान सिंह को क्षमा कर दिया। आचार्य चाणक्य व सम्राट चंद्रगुप्त का गुणगान करते हुए बलवान सिंह ने वहां से प्रस्थान किया। बलवान सिंह की अक्ल ठिकाने आ गई थी। वह समझ गया था कि राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य का शिष्य सम्राट चंद्रगुप्त योग्य गुरु का योग्यतम शिष्य है। पराक्रम व शौर्य में ही नहीं, दूरदर्शिता व समझदारी में भी चंद्रगुप्त किसी से कम नहीं है। अब मैं समझ गया, मेरी जगह चंद्रगुप्त होता तो नदी किनारे भूमिगत कोठरी कभी नहीं बनवाता, जो कि बाढ़ आने पर पूरी तरह जलमग्न हो जाए, और कोठरी बनवा भी लेता तो उसे काजल से भरवाने के लिए अपना सारा खजाना नहीं खाली करवा लेता। समाप्त।